नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश टैक्स मंत्रा। और इस शो में हम बात करेंगे आपके टैक्स से जुड़ी जो भी उलझनें होती हैं उस पर हम बात करेंगे, उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे, आसान भाषा में आपको बताएंगे उनके मायने क्या है। लेकिन अब सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम 2023 में प्रवेश कर चुके हैं। आप उम्मीद करते हैं कि आपने जोरों शोरों से नए साल का स्वागत किया होगा, काफी अच्छे से सेलिब्रेट भी किया होगा। लेकिन अब उसके बाद अब आप धीरे धीरे वर्किंग मोड में भी आ चुके हैं। और इसी के साथ ही साथ अब क्योंकि नया साल शुरू हो चुका है, जनवरी में हम अब एंटर मार चुके हैं। अब जो इंतजार है वो है बजट का। यूनियन बजट पेश होने वाला है, तो जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, टैक्स पेयर्स हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, अब उनकी नज़र आने वाले बजट पर होगी। और ये बजट काफ़ी अहम भी होने वाला है इस सरकार के लिए भी। तो काफ़ी सारी चर्चाएं हो रही हैं इस बजट को लेकर। कॉर्पोरेट और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के बीच भी बजट को लेकर काफ़ी सारी चर्चाएं हैं। उनसे उनकी तरफ से काफ़ी सारे सुझाव भी गए हैं, जिस पर कि कमिटी जो हमारी जो सरकार थी उन्होंने इस पर चर्चा भी की। और आम आदमी इस बजट से क्या चाहता है, ये भी हम आज इस शो के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। और भी काफ़ी कुछ चीज़ें, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, खास जानकारी और रिसर्च भी आपके सामने हम लेकर आएंगे। और आज के दिन हमारे साथ मौजूद हैं सुनील गर्ग, जो कि सीए भी हैं और taxpayer.com के को फाउंडर और सीईओ भी हैं। सुनील जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को अपना कीमती समय देने के लिए। सबसे पहले तो नए साल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। सर, नए साल के साथ ही अब हमारी नज़र है, हम सबकी नज़र है आने वाले बजट पर। तो हमने सोचा कि चलो उसी से शुरुआत करते हैं इस साल के डिस्कशन की। और काफ़ी सारी उम्मीदें हो रही हैं, काफ़ी सारी चर्चाएं हो रही है इसको लेकर। आपका क्या मानना है, इस बार जो 2023 का बजट पेश होगा कितना अहम होगा और सरकार फोकस कहाँ हो सकता है? सुनील जी। देखिए पूजा, सबसे पहले तो अपने दर्शकों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज से लगभग 24-25 दिन बाद बजट लेके आ रही हैं हमारी माननीय वित्त मंत्री जी। लेकिन पूजा, ये बजट बड़ा खास होगा इस बार। उसके दो कारण हैं। नंबर एक कारण, आपको पता होगा कि अगले वर्ष हमारे यहाँ लोकसभा के जनरल इलेक्शन होते हैं। और जिस साल में जनरल इलेक्शन होता है वहां पर सरकार वोट ऑन अकाउंट लाती है, पूर्णकालिक बजट नहीं लाती है। तो 2024 में जो बजट पेश होगा वो पूर्णकालिक बजट नहीं होगा। और 2021-22 के बाद में ये पहला मौका है जब हम कोरोना के साए के से निकले हैं। जो कोरोना का साया था जिससे दुनिया रुक गई थी, उससे हम निकले हैं। तो ये बजट वित्त मंत्री के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन सरकार के लिए राहत की बात क्या है कि दो राहत की बड़ी बातें हैं। एक बात तो ये कि इस साल जो बजट एस्टिमेट किया था सरकार ने कि हमारा जो टैक्स कलेक्शन आएगी उससे 3-3.5 लाख करोड़ टैक्स फालतू आ रहा है। ये बहुत ही राहत की बात है माननीय वित्त मंत्री जी के लिए। और दूसरी बात, चूंकि इलेक्शन है तो हर सरकार को इलेक्शन में जाना होता है, तो लोक लुभावन बजट भी पेश करना होता है। यानी आपको तलवार की कठिन धार पे चलना है, जहां पर आपको ग्रोथ को फोकस करना है और आपको लोक लुभावन जो अपने जो पॉलिटिकल कंपल्सन्स हैं उनको पूरा करना है। तो ये देखना बड़ा जरूरी होगा कि महिला वित्त मंत्री जी माननीय निर्मला जी उसको कैसे बैलेंस करती है। पर जहां तक मेरा मानना है, सरकार का फोकस होगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे। सरकार का फोकस होगा जो हमें लॉन्ग टर्म जीडीपी, जो हमें 7-8% की जीडीपी को चाहिए, जैसा कि हम मान भी रहे हैं कि ये सदी अगले 25 साल हमारे हैं। तो उस पे उसको लेते हुए सरकार फोकस करेगी डेवलपमेंट को, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा खर्च करेगी, इंडस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोत्साहित करेगी, ऐसा मुझे लगता है। कुछ पीएलआई स्कीम भी आने वाली है। जहां तक लोक लुभावन की बात है, ऑफ कोर्स सरकार वेलफेयर स्कीम चलाती रहेगी। और जैसा भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि जो मुफ्त राशन है वो हम अगले 1 साल के लिए बढ़ा रहे हैं, तो उसमें 2-2.5 लाख करोड़ का खर्चा है, वो भी वित्त मंत्री जी को ही मैनेज करना है। बिल्कुल। तो लोक लुभावन बजट हो सकता है, ये ग्रोथ को रफ्तार देने पर भी फोकस सरकार का हो सकता है। इस लिहाज से ये बजट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारी उम्मीदें भी हैं एक आम टैक्स पेयर को इस बजट से। हर बार सुनील जी, एक चीज़ जिस पर सबकी नज़र होती है वो है टैक्स स्लैब। आम आदमी तो इसको वॉच करता ही है और जब इसकी अनाउंसमेंट होने लगती है तो हम बड़े ध्यान से टीवी स्क्रीन को देखने लगते हैं, उनकी बातें सुनने लगते हैं। क्या आपको लग रहा है कि क्योंकि आप बोल रहे हैं कि लोक लुभावन बजट हो सकता
लगता है कि आपको लगता है कि टैक्स स्लैब की दरों में कुछ बदलाव हो सकता है? मौजूदा दरें क्या हैं? इसके बारे में भी कुछ बताइए और क्या आपको कुछ बदलाव की उम्मीद लग रही है वहाँ पर? बिल्कुल लगती है इस बार पूजा। इसके दो कारण हैं। देखिए, हमारे पास दो रिजीम है, एक नया रिजीम, एक पुराना रिजीम। पुराने रिजीम में क्या कहा था सरकार ने कि 2.5 लाख का स्लैब तो है, लेकिन अगर आपकी टोटल एकदम 5 लाख से कम होती है तो धारा 87A में आपको एक छूट मिल जाती है 12,500 रुपए तक टैक्स की। तो ऑलमोस्ट 5 लाख रुपए पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होता। लेकिन 5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में टैक्स 5% है। उसके बाद सीधा स्लैब 20% का है। 5 लाख से 10 लाख और 10 लाख के बाद में 30%। ये पुराने रिजीम की बात मैं कर रहा हूं। लोगों की बहुत डिमांड रहती है हमेशा कि देखिए 5 के बाद में 7.5 लाख तक का एक स्लैब 10% का भी लेके आया जाए। पहले 10% का स्लैब हुआ करता था, जो कि सरकार ने बंद कर दिया था। मुझे लगता है इस बजट में मिडिल क्लास फैमिलीज को रिलीफ देने के लिए 10% का स्लैब दोबारा आ सकता है। एक तो ये, और दूसरा, जहां नए रिजीम की बात हम करते हैं, नए रिजीम में आपको 87A की छूट नहीं मिलती 12.5 लाख की, यानी 2.5 लाख के बाद ही आपकी इनकम टैक्सेबल हो जाती है। तो एक ये एनोमोली है, एक ये डिफरेंस क्रिएट कर रखा है, मुझे ऐसा लगता है। और चूंकि नया रिजीम ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, जैसा वित्त मंत्री जी ने घोषणा की थी, बड़े जोर शोर से उसको लेके आए थे, वो पॉपुलर नहीं हुआ। ऐसा मुझे लगता है कि सरकार क्या करने जा रही है कि 5 लाख रुपए तक की एग्जेम्पशन, स्लैब तो ना बढ़ाएंगे, नहीं इसलिए नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि उससे बहुत सारे रिटर्न्स फाइल नहीं करते हैं लोग, नॉन फाइलर हो जाते हैं। तो स्लैब 2.5 लाख रखेंगे, लेकिन 5 लाख रुपए तक का जो 87A का रिबेट है वो दोनों रिजीम में बरकरार कर दिया जाएगा। सुनिए जी, इस बार कैपिटल गेन टैक्स को भी लेकर काफ़ी सारी चर्चाएं हो रही हैं कि वहाँ पर भी नियमों को लेकर कुछ बदलाव हो सकता है। हमने भी इसके पहले इस पर कुछ शोज किए हैं, आपसे भी काफ़ी चर्चाएं हो चुकी हैं। क्या लग रहा है आपको, कैपिटल गेन टैक्स के नियमों में क्या बदलाव हो सकते हैं? देखिए पूजा जी, कैपिटल गेन के नियम इतने कठिन हैं, इतने उलझे हुए हैं कि सरकार उसको काफी दिनों से सोच रही थी। और जैसे आपने बताया कि हमने इस शो के माध्यम से एक सीरीज किया, और लगता है कि सरकार के कानों तक हमारी बात पहुंच गई है। और सरकार सोच रही है कि हम स्लैब में या इसके जो नियम है उसको कुछ सुलभ कर दे। जैसे होता क्या है, हमारे यहाँ पर अभी लिस्टेड सिक्योरिटीज है, अगर शेयर्स हैं तो उस पर टैक्स का रेट है 10%। इक्विटी शेयर्स है या म्यूचुअल फंड है, अगर आपके डिवेंचर्स है तो टैक्स का रेट है 20%। होल्डिंग पीरियड एक में 12 महीने है और लिस्टेड डिवेंचर में 3 साल है, 36 महीने। तो आम इन्वेस्टर बड़ा कंफ्यूज होता है। ऐसे ही प्राइवेट इक्विटी आप रखते हैं, प्राइवेट कंपनी की अनलिस्टेड इक्विटी, तो 2 साल में लॉन्ग टर्म होती है। मकान 2 साल में होता है, जबकि बाकी एसेट्स के लिए 3 साल का होल्डिंग पीरियड है। इतना कंफ्यूजन है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को लेके, उसके शॉर्ट, उसके सेट ऑफ को लेके बड़ा कंफ्यूजन है कि आपका जो अगर लॉस है तो कैसे सेट ऑफ होगा, नहीं तो कहां जाएगा, कैसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। मुझे क्या लगता है सरकार सरलीकरण करेगी कैपिटल गेन के नियम का। होगा क्या कि दो खाने बना दी जाएंगी, दो ब्रैकेट। एक जहां पर मूवेबल एसेट्स हैं, लिक्विड एसेट्स है, उनका अलग खाना होगा। और जो लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, इमोबल एसेट्स है, जैसे प्लॉट है, मकान है, दुकान है, उसका अलग खाना होगा। और जहां भी 4 स्लैब है, 4 टैक्स के स्लैब है कैपिटल गेन को लेकर, उनको 2 करने की तैयारी, मुझे ऐसा लगता है। और जहां तक हम एक देते हैं कि रिबेट, यानी एक मकान खरीदा, दूसरा एक बेचा, दूसरा खरीद लिया, उसके नियमों को भी सरल करने की तैयारी सरकार कर रही है। तो काफ़ी सारे नियमों में ढील देने की और उनको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। हम पहले भी इस पर एक सीरीज़ कर चुके हैं, एक एपिसोड कर चुके हैं। आप दोबारा से जाकर उसको देख सकते हैं कि कैपिटल गेन टैक्स के नियम मौजूदा क्या हैं और उसमें क्या बदलाव हो सकता है, किन किन बातों का आपको ध्यान में रखना चाहिए। इस पर पूरी एक चर्चा हमने सुनील जी के साथ ही की थी, तो उस पर आप फिर से जाकर एक बार रिव्यू कर सकते हैं, क्योंकि माना जा रहा है और इस तरह की खबरें भी अब निकल कर आ रही हैं कि यहाँ पर कुछ बदलाव होने की उम्मीद की जा रही है सरकार की तरफ से। अभी सुनील जी, हम देखते हैं कि 5 करोड़ से ज़्यादा इनकम पर सरचार्ज की जो दर है वो करीब 37% है, जिस कारण टैक्स की जो मैक्सिमम दर है वो 42.74% के पास पहुंच जाती है। क्या कहना है आपका इस पर? क्या इसमें आप कुछ बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, मेरा अपना मानना यह है कि 42.74 जो टैक्स है वो ज्यादा है, उसे कम होना चाहिए। और जब ये सरचार्ज 37% आया था, तब भी हमें माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध किया था कि सरचार्ज की मैक्सिमम जो स्लैब है वो 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सरकार ने हमारी आधी बात तो मान ली थी। सरकार ने क्या कहा था कि डिविडेंड को लेकर, अगर आपकी डिविडेंड से इनकम है तो मैक्सिमम सरचार्ज अब 37 नहीं है, 15% ही है।
और दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को लेकर पिछले बजट में सरकार ने एक परिवर्तन कर दिया था। वहां भी आपको अब मैक्सिमम सरचार्ज 15% ही लगता है, 37% नहीं लगता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि सरकार शायद सुपर रिच टैक्स जिसे हम कहते हैं, या सुपर रिच सरचार्ज जिसे हम कहते हैं, उसमें कोई परिवर्तन अभी करने के मूड में नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने शुरू में बताया था कि सरकार की कंपल्शंस हैं, टैक्स के कलेक्शन के मोर्चे पर राहत तो है, पर सरकार को बहुत पैसा चाहिए खर्च करने के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए। उसमें मुझे उम्मीद नहीं नजर आती है अभी कि कोई रिलीफ मिलेगा। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही है, लेकिन इसको लेकर बार-बार चर्चाएँ ज़रूर हुई हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा है और इस इन दरों में थोड़ी यहाँ पर कमी कर देनी चाहिए। अब देखना होगा सरकार की तरफ से यहाँ पर क्या कुछ फैसला निकल कर आता है। बट सुनील जी, वित्त मंत्री ने 2021 के बजट में एक घोषणा की थी, जिसको कि अब काफ़ी सारे लोग बाद में समझने की भी कोशिश कर रहे थे। आपको याद होगा, हमारे दर्शकों के भी काफ़ी सारे सवाल आए थे न्यू रेजीम को लेकर, जो सरकार ने घोषणा की थी। पहले तो उसको समझने में काफ़ी समय लग गया और हमने देखा कि ये स्कीम ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं हो पाया। क्या इस बजट में इसको लेकर कुछ अनाउंसमेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या न्यू रेजिम को कुछ और आकर्षक, अट्रैक्टिव बनाया जा सके? इसको लेकर क्या वित्त मंत्री इस बजट में कुछ घोषणा कर सकती हैं? देखिए पूजा जी, आपको ध्यान होगा जब वित्त मंत्री जी ने घोषणा की थी तो वित्त मंत्री जी ने सभा के पटल पर कहा था कि 78,000 का फायदा होगा, 78,000 रुपए का। और हमने फिर कैलकुलेशन करके बताया था वित्त मंत्री जी को कि अगर आप पुराने रिजीम में हैं और आप पीएफ अगर आपका है, आपके बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, एटीसी की अपडेशन क्लेम कर रहे हैं, तो 2.25 लाख रुपए पर ब्रेक इवन हो जाता है। यही कारण है कि ये स्कीम ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई है। फ्यू थाउजेंड्स लोगों ने उसको ऑप्ट किया है। देखिए सरकार इस पर बड़े जोर शोर से विचार कर रही है, जहां तक हमें समझ है और जहां तक चर्चाओं का बाजार गर्म है, जैसे आपने बताया। और सरकार क्या कर रही है, देखिए मेनली जो एम्प्लॉयज है, सैलरीड एम्प्लॉयज पूजा, उनको तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 50,000 रुपए की, नई स्कीम में वो नहीं मिलती। दूसरा, अगर आप पीएफ प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपका एम्प्लॉयर या आप खुद भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, या आपका एम्प्लॉयर एनपीएस में कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो भी आपको छूट नहीं मिलती है नए रिजीम में। हाउस रेंट अलाउंस, जो कि एक एम्प्लॉय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो रेंट एक्चुअल में पे कर रहा होता है, उसकी छूट भी नहीं मिलती है। हाउसिंग लोन का जो ब्याज है उसकी छूट भी नहीं मिलती है। मुझे ऐसा लगता है, जहां तक मेरा पर्सनल मामला है, मानना है कि शायद शायद सरकार नए रिजीम को अट्रैक्टिव करने के लिए दो परिवर्तन कर दे। नंबर एक, एम्प्लॉयज के केस में स्टैंडर्ड डिडक्शन की वापसी हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा, जो प्रोविडेंट फंड है, जो फोर्स्ड आपकी इन्वेस्टमेंट है, देखिए इससे लाया गया था नया रिजीम कि जो नए एम्प्लॉयज हैं वो अभी अभी सेविंग्स नहीं करते हैं, उनको की और बहुत सारे अपने खर्चे करने होते हैं, उसकी जेब में जब ज्यादा पैसा होगा तो ज्यादा खर्चा करेगा, इकोनॉमी को बूम मिलेगा। लेकिन अगर पीएफ कंट्रीब्यूशन, क्योंकि पीएफ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर देता है तो एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूट करना पड़ता है उसको, तो पीएफ कंट्रीब्यूशन को लेके और स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेके सरकार बड़ी गंभीरता से विचार कर रही है कि इनको कम से कम हम रीइंस्टेट कर दें नए रिजीम में भी, इस स्कीम को ज्यादा पॉपुलर बनाने के लिए। क्योंकि सरकार का अल्टीमेट पर्पज है कि लेस डिडक्शंस, लेस एग्जम्पशन वाले रिजीम में हमें जाना ही जाना है। ठीक है, सरकार की कोशिश बराबर ये है कि न्यू रेजिम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएं और इसको आकर्षक बनाने के लिए जैसा कि सुधीर जी बता रहे थे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर धारा एटीसी के तहत जो छूट है मिलने वाली, उस पर कुछ काम यहाँ पर सरकार की तरफ से कुछ घोषणा हो सकती है। सुनील जी, क्योंकि देश की वित्त मंत्री एक महिला है, तो हम महिला टैक्स पेयर भी काफ़ी कुछ उम्मीदें लगा के बैठी हैं इस बार फाइनेंस मिनिस्टर से, निर्मला सीतारमण से। आपको क्या लग रहा है, महिलाओं के लिए कुछ होगा इस बार के बजट में? देखिए पूजा जी, मैं हमेशा से कहता हूं कि देश को पहली बार पूर्णकालिक वित्त मंत्री मिली है आजादी के बाद में। माननीय इंदिरा गांधी जी वित्त मंत्री रही, लेकिन वो पूर्णकालिक नहीं थी। और महिलाएं विशेष रूप से वित्त मंत्री जी से अनुरोध करती हैं कि हमें कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा दिया जाए, कुछ ना कुछ तो स्पेशल दिया जाए। तो मैंने दो तीन सुझाव दिए हैं जो कि बड़े रेलिवेंट है। देखिए, महिलाओं को सेविंग्स करने की बाई डिफॉल्ट आदत होती है, वो ज्यादा सेविंग्स करती है। तो हमने सुझाव दिया है सरकार को कि जो 80 टीटीबी एक सेक्शन है, जहां पर सीनियर सिटीजन को आप 50,000 रुपए की छूट देते हैं, चाहे वो एफडी करवाएं, चाहे बैंक के सेविंग्स से पैसा है। जबकि आम आदमी को, टैक्स पेयर्स को 80 डबल टी ए में केवल 10,000 रुपए की छूट मिलती है। हमने सरकार से अनुरोध किया है कि 80 टीटीबी में महिलाओं को भी शामिल कर लिया जाए, क्योंकि उनके पास में पैसिव इनकम के रूप में ब्याज की इनकम होती है, तो उनको छूट मिल जाएगी। दूसरा,
ज्वेलरी को लेकर हमने कई बार सरकार से कहा है कि हम अक्सर शादी ब्याह के मौके पर पुरानी ज्वेलरी बेचते हैं और नई ज्वेलरी लेते हैं। कैपिटल गेन के नियम इस तरह के हैं कि उसको ट्रांसफर मान लिया जाता है। तो आम आदमी को पता नहीं चलता कि मैंने पुरानी ज्वेलरी देख के नई ज्वेलरी ली और मुझे कैपिटल गेन टैक्स भी लग जाएगा। और चूंकि पिछले 10-15 सालों में ज्वेलरी के रेट बहुत बढ़े हैं, बहुत ज्यादा गोल्ड के रेट बढ़े हैं, तो वो टैक्स के चक्कर में आ जाता है। तो कम से कम पुरानी ज्वेलरी की को नई ज्वेलरी लेने पर जो ट्रांसफर की डेफिनेशन है उसको चेंज करने की एक बहुत सख्त जरूरत है। जैसे गोल्ड सॉवरन बॉन्ड में सरकार ने बड़ा सॉवरन गोल्ड बॉन्ड में बड़ा अच्छा स्कीम दे रखी है महिलाओं के लिए कि आप पेपर में पैसा लगा दीजिए, गोल्ड पेपर में, और आपको कोई कैपिटल गेन, कोई टैक्स नहीं देना होता है उसके ऊपर में। और तीसरा, मैं एक सरकार से अनुरोध करूंगा आपके शो के माध्यम से, जो सुकन्या समृद्धि योजना है, बहुत अच्छी योजना है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत। लेकिन उसमें जो जो स्कीम को शुरू करने की जो तारीख है वो केवल 10 साल तक की बिटिया है, तो उसके लिए आप शुरू कर सकते हैं 0 to 10 ईयर। मैं चाहता हूं कि उसको बढ़ाकर कम से कम 18, 15 या 18 साल कर दिया जाए, ताकि कोई भी अपनी बिटिया के लिए उस स्कीम को ले सके। और क्योंकि अब शादी की एज 21 या 18 नहीं है, शहरों में ज्यादा है, 25-26 साल है, तो आप उस स्कीम को एक्सटेंड कर सकते हैं। ये 3 अनुरोध मैं करूंगा महिलाओं के की तरफ से माननीय वित्त मंत्री जी को, क्योंकि वो खुद भी महिला है। ये बहुत कुछ अच्छे सुझाव आपने दिए, वाकई इसकी तारीफ करनी होगी। और आई होप कि एफएम इसको सुन रही होंगी। सुकन्या समृद्धि को लेकर जो आपने कहा, ज्वेलरी को लेकर जो आपने कहा, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कैपिटल गेन के टैक्स के नियम है। अक्सर इंसान को समझ में ही नहीं आता कि कहाँ उस पर टैक्स लग जाएगा। बट ये कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सुझाव थे, और ज़रूर अगर एफएम सुन रही होंगी तो उनको इस पर कुछ करना चाहिए, स्पेशली सुकन्या समृद्धि वाला जो पॉइंट आपने बताया। अब बात करते हैं स्टार्टअप्स की, जो कि इंडिया में इट्स लाइक अ बूम की तरह आए। और प्रधानमंत्री मोदी जी का तो एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है कि आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना, ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स क्रिएट करना, ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। आपको क्या लगता है, क्या इस बजट में उनके लिए कुछ आ सकता है, कुछ अनाउंसमेंट हो सकती है? बिल्कुल जरूरी है आना बजट में, पूजा जी। कारण ये है कि आपको पता होगा कि ये ड्रीम प्रोजेक्ट है माननीय प्रधानमंत्री जी का, और हमारे यूनिकॉर्न 100 के करीब हो चुके हैं। जब ये स्टार्टअप इंडिया शुरू हुआ था 2015 में, उसका बड़ा बूस्ट दिया। एक धारा है ATIAC, जिसमें 3 साल का आपको टैक्स हॉलिडे मिलता है स्टार्टअप को। कंडीशन ये कि आप 1 अप्रैल 2016 से और 31 मार्च 2023 के बीच में आपकी कंपनी या आपका स्टार्टअप एस्टैब्लिश हुआ हो। क्योंकि ये 2023 मार्च 2023 को ये खत्म हो रही है स्कीम, तो मैं चाहूंगा, मैं अनुरोध करूंगा, और मुझे लगता है कि करेंगे वित्त मंत्री जी, ये कंपल्शन है उनके लिए भी कि स्टार्टअप को भी बूस्ट करना बहुत जरूरी है। बड़ा एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, बड़ा जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं स्टार्टअप। तो इस स्कीम को 31 मार्च 2023 को जो एंड हो रही है, जो सनसेट आ रहा है, उसको बढ़ा दिया जाए कम से कम 2 साल के लिए, नहीं तो 1 साल के लिए जो हर बार वो करते हैं उसे जरूर करना चाहिए, और 31 मार्च 2024 तक उसको एक्सटेंड कर देना चाहिए। मेरा अनुरोध 2 साल का है कम से कम। बाकी हम देखते हैं कि वित्त मंत्री जी क्या करती है इसके ऊपर। ठीक है, तो स्टार्टअप्स को लेकर इस तरह की घोषणा की उम्मीद है। एटलीस्ट विश लिस्ट है, देखना होगा कि क्या कुछ इस बजट में निकल कर आता है। अच्छा, छोटे व्यापारी और जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको इस बजट में क्या रियायत मिल सकती है? क्योंकि काफ़ी समय से वो भी वित्त मंत्री से, सरकार से मांग कर रहे हैं कि छोटे बिजनेस को, MSMEs को बढ़ावा देने के लिए सरकार को होना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ी इंडस्ट्री है जो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम करती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। तो इनके लिए इनकी क्या मांग है सरकार से, वित्त मंत्री से, और क्या कुछ हो सकता है इस बजट में उनके लिए? देखिए पूजा, सरकार ने छोटे व्यापारियों के लिए बड़ी अच्छी स्कीम दी थी, धारा 44AD, और प्रोफेशनल्स के लिए 44ADA में 2 स्कीम दे रखी है। और आपको ध्यान होगा कि सरकार ने उसका जो प्रॉफिट का रेट है, अगर आप छोटे व्यापारी है, 2 करोड़ रुपए से कम आपकी टर्नओवर है, तो आप केवल 6%, अगर आप चेक से पेमेंट ले रहे हैं, बैंकिंग ट्रांजेक्शन ले रहे हैं, तो 6% प्रॉफिट आप डिक्लेयर कीजिए और आप चैन की नींद सो जाइए। और कैश में है तो 8%। ये एक स्कीम है। लेकिन 44AD को लेके हमेशा बहुत डिबेट रहती है। डिबेट क्या रहती है कि अगर बाई चांस आप इस स्कीम से बाहर आ गए गलती से, तो 5 साल के लिए आपको उसमें एंट्री नहीं मिलती है। ये बहुत कठिन पीरियड होता है छोटे व्यापारी के लिए। मुझे लगता है कि इस धारा को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करने की थोड़ा सा जरूरत है, कि आप इसको ठीक कीजिए कि एक बार बाहर चले गए तो आप 3 साल के लिए या 2 साल का पीरियड के बाद में उसको फिर उसको मौका दीजिए कि वो आ जाए स्कीम में। ऐसे छोटे प्रोफेशनल्स के लिए बड़ा दर्द होता है कि आपने रेट जो रखा है 50% रखा है। 50% आज नेट प्रॉफिट नहीं होता है, कोई भी प्रोफेशनल है, 50% का रेट ज्यादा है, उसको घटाकर 1/3,
पहले बात थी कि 2/3 1/3 यानी 2/3 एक्सपेंडिचर और 1/3 33% आप प्रॉफिट डिक्लेयर कर दीजिए। तो ये हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि आप उसका टैक्स का रेट, उसका प्रॉफिट का रेट 50 से घटाकर 33 कर दीजिए प्रोफेशनल्स के केस में। और 4480 में जो हमेशा डिबेट रहती है छोटे व्यापारी को, उसको थोड़ा सा दूर करने की भी जरूरत है। तो छोटे व्यापारी और प्रोफेशनल्स भी इस बजट में काफ़ी कुछ उम्मीद करके चल रहे हैं। टैक्स की दर जो कि काफ़ी ज़्यादा है, उसको लगातार कम करने की यहाँ पर मांग चल रही है और हो सकता है कि इसको लेकर सरकार इस बजट में कुछ फैसला ले। सुनील जी, कॉमन आईटीआर फॉर्म की भी घोषणा की थी सरकार ने, ये क्या है, इसके बारे में कुछ बताइए। और क्या इससे टैक्स पेयर को आसानी होगी या फिर जो पुरानी स्कीम है वही बेहतर है? आपका क्या सुझाव होगा, आपकी क्या राय होगी इस पर? देखिए पूजा, 7 तरह के फॉर्म है हमारे यहाँ पर, ITR 1 से लेके ITR 7 तक, और अलग अलग असेसीज के अलग अलग फॉर्म है। जैसे ITR 1 सबसे सुगम फॉर्म होता है, सहज फॉर्म होता है, इसको हम 1 पेजर फॉर्म कहते हैं। सरकार ने आम पब्लिक से सुझाव मांगे और वो 15 दिसंबर तक वो पोर्टल खुला हुआ था कि आप सुझाव दे दीजिए। सरकार ने कहा है कि हम जो ITR 7 को छोड़कर बाकी 6 फॉर्म के लिए एक कॉमन ITR फॉर्म लेके आ रहे हैं। यानी अब आपको अलग अलग फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, आप क्लिक करेंगे वही फॉर्म आपके सामने आ जाएगा, कॉमन ITR फॉर्म। लेकिन जो इसमें कैविएट है, जो अभी आपने उठाया मुद्दा, कि क्या ये परेशानी का सबब तो नहीं बन जाएगा, क्योंकि आम टैक्स पेयर इतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो इतनी सारी इंफॉर्मेशन नहीं भर सकता। और उसमें अगर गलती से आपने कोई कॉलम गलती से टिक कर दिया तो आप पता नहीं वो उसको कहां लेके जाएगा, इतनी इंफॉर्मेशन आपसे मांग लेगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। शायद सरकार ने इसीलिए इस सुझाव को ही माना है हमारे को, हमने पहले अनुरोध किया था सरकार से। अब क्या कहा है सरकार ने कि ITR कॉमन ITR फॉर्म तो हम ला रहे हैं, लेकिन जो सहज और सुगम ITR 1 और ITR फॉर्म वो यथावत चलते रहेंगे। मैंडेटरी नहीं है आपको कॉमन ITR में जाना, आप चाहो तो ITR 1 और ITR 4 को ही सिलेक्ट कर लो, आपको सहूलियत लगे तो आप कॉमन ITR फॉर्म को भर दीजिए। ये सरकार ने कहा है। ITR 7 जो कि चैरिटेबल ट्रस्ट का, वो एज इट इज चलता रहेगा। वाकई तो ढेर सारे फॉर्म थे और उसको लेकर भी काफ़ी सारी कंफ्यूजन थी। तो देखना होगा, हो सकता है कि सरकार इस बजट में भी फॉर्म को लेकर कुछ घोषणा करे। सुनील जी, एक आखिरी सवाल, एक और चीज़ जो हर बार हर बजट में इसका इंतजार किया जाता है वो है कॉर्पोरेट टैक्स। क्या इसको लेकर कुछ अनाउंसमेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर कुछ सुझाव आपने दिए हैं अपनी तरफ से? देखिए पूजा, उम्मीद बहुत कुछ करते हैं, और हम चूंकि इंडस्ट्री को भी रिप्रेजेंट करते हैं, आम आदमी के लिए हम बात करते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स की दर नो डाउट सरकार ने कम की है, 30 से घटाकर 22 भी कर दी। और नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए सरकार ने स्पेशल दर था 15%, जो कि 2020 के बजट में सरकार लेके आई थी, और कहा था कि 1 अक्टूबर 2019 के बाद में, और अगर आप नई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बनाते हैं तो हम आपको 15% की दर से वो टैक्स ले लेंगे, बशर्ते आप उसकी कमर्शियल प्रोडक्शन 31 मार्च 2024 से पहले आप शुरू कर दीजिए। लेकिन उस धारा में उस जो नया सेक्शन आया 15% वाला, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें बड़े कॉम्प्लिकेशंस हैं। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि उन कॉम्प्लिकेशंस को दूर किया जाए ताकि एक इन्वेस्टमेंट का माहौल बने। देखिए वित्त मंत्री जी ने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का साइकिल जितना सरकार उम्मीद कर रही है उतना नहीं आ रहा है, लोग इतना इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, साइकिल नहीं घूम रहा है। तो उसके लिए सबसे अच्छा जरूरी है कि आप कॉर्पोरेट टैक्स की दर को ठीक कीजिए। और एक और सुझाव या एक जो एनोमली है, देखिए हमारे यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म और LLP पर अभी भी टैक्स का दर 30% है। कॉर्पोरेट को आपने कम कर दिया, लेकिन LLP पे अभी भी 30% चल रहा है, जबकि ज्यादातर छोटा व्यापारी या तो पार्टनरशिप फर्म में काम करता है या LLP में काम करता है। उसको भी सुधारने की, उसको भी कम करने की बहुत सख्त आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि इस बजट में शायद LLP को लेकर, जो बॉडी कॉर्पोरेट का एक ग्रुप है, टैक्स की दर में कुछ चेंजेस हो सकते हैं। बिल्कुल, तो ये कुछ बजट से रिलेटेड घोषणा है जो इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बजट में हो सकते हैं। काफ़ी कुछ सुझाव हैं, उम्मीद है कि वित्त मंत्री इस बार के बजट में उन विश लिस्ट को पूरा करने की कोशिश करेंगी। इसी नोट के साथ सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जब बजट आएगा हम वापस से आपके साथ जुड़ेंगे और उसके बजट्स के जो फाइन प्रिंट हैं उसे आपसे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।